Hello everyone. In this video, we will study about Alauddin Khilji's administrative changes, what he made during his reign, and his market reforms, revenue reforms, military reforms, and about his kinship theory. So, let's start a video about his market policy. Birni had given detailed accounts in his book Tarikh-e-Firoz-Shahi. Tarikh-e-Firoz-Shahi. This is book written by Birni, and he had given a detailed accounts about Alauddin's market policy in his book Tarikh-e-Firoz-Shahi. Who has written? Birni. Birni has written Tarikh-e-Firoz-Shahi. बर्नी ने तारीख-ए-फिरोज़शाही लिखी है और उसमें अलाउद्दीन की मार्केट पॉलिसी के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड अकाउंट्स दिया है, बहुत ज़्यादा बताया है। और इसके अलावा अदर्स हिस्टोरियन लाइक इब्न बतूता इसामी, शेख नासरुद्दीन, and Amir Khusro also have given accounts about Alauddin's market policy. Amir Khusro had praised Alauddin's market policy in his book Khazain-ul-Futuh. He has praised that Alauddin's market policy was aimed to relieve to ordinary people. According to Amir Khusro, the aim of his market policy, Alauddin's market policy, was to relieve to ordinary people. He has written it in his book Khazain-ul-Futuh. And according to Khair-ul-Majlis, who has written by Sheikh Nasruddin, Alauddin started his market policy for public welfare. Khair-ul-Majlis. This book is written by Sheikh Nasruddin. He has written that Alauddin started his market policy for the public welfare. लेकिन जो बर्नी है वो कहता है कि जो अलाउद्दीन है उसने अपनी मार्केट पॉलिसी इसलिए चलाई थी ताकि वो हिंदुओं को पनिश कर सके, पनिशमेंट दे सके, क्योंकि ज़्यादातर जितने भी जमींदार थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें थी तो उनके वो जो थे उस टाइम सारे हिंदू थे। तो बर्नी कहता है कि वो उसने अपने सुधार इसलिए किए ताकि वो हिंदुओं को सज़ा दे सके। कौन? अलाउद्दीन। लेकिन इसमें सच नहीं लगता है, क्योंकि बहुत सारे जो हिस्टोरियंस हैं उन लोगों ने बताया है, जैसे खुसरो ने कहा है कि जो अलाउद्दीन है वो उसने अपनी मार्केट पॉलिसी इसलिए चलाई ताकि वो आम जनता जो है उनको सुख दे सके, आम जनता के आराम के लिए उसने अपनी मार्केट पॉलिसी चलाई थी, मार्केट रिफॉर्म किए थे। और जैसे कि खैर-उल-मजलिस के राइटर हैं नासरुद्दीन, उन्होंने कहा है कि जो अलाउद्दीन है उसने पब्लिक वेलफेयर के लिए अपनी मार्केट पॉलिसी चलाई थी। और ऐसे ही हम कह सकते हैं क्योंकि जो भी सुधार किए अलाउद्दीन ने वो मोस्टली इसलिए किए क्योंकि उसे बहुत बड़ी सेना की ज़रूरत थी अपने राज्य की सुरक्षा के लिए, और उसने इतने सारे इन्वेजन किए कि उसके लिए भी उसको सेना की ज़रूरत थी। और सेना की जितनी बड़ी सेना होगी उसे रखने के लिए उसको
खर्चा भी चाहिए ना सेना को, सेना रखेगा तो उसको सैलरी देनी होगी, उनके खर्चे उठाने होंगे। और ज़्यादातर लोग सैलरी सेना में क्यों आएंगे, जब उनको वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिली होंगी। जैसे हम आज के टाइम में भी देख सकते हैं, जैसे हमारे आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, आर्मी हमारी जितनी भी तीनों सेनाएं हैं उनके लिए अलग से कैंटीन होती है ना, उनको वहाँ पे सामान वो सस्ता मिलता है मार्केट के अपेक्षा। ऐसे ही अलाउद्दीन ने उस टाइम इसलिए सारे जो बाज़ार के जो मूल्य थे, कीमत थे, प्राइजेस थी, उनको कंट्रोल करने की कोशिश की, और जिससे कि जो कम पैसे देने की बजाय से अगर वो कम सैलरी दे सेना को, उसमें भी वो लोग अपना खर्चा चला सकें और खुश रह सकें। इस वजह से उसने बहुत बड़ी सेना रखनी थी, क्योंकि इतने मंगोल इन्वेजन हो रहे थे उसके टाइम में, तो उनको रोकने के लिए भी उसने वहाँ पे फ्रंटियर में अपनी फ्रंटियर पॉलिसी बनाई थी। मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए वहाँ पे भी उन्हें फोर्ट्स पर बहुत सारी सेना रखनी पड़ रही थी अलग से, और अपने इन्वेजन के लिए भी। तो जो 1303 के बाद आफ्टर द इन्वेजन ऑफ चित्तौड़ ही स्टार्टेड हिज मार्केट पॉलिसी, उसने स्टार्ट की। सो लेट्स स्टार्ट नाउ his administrative changes what he made. Alauddin was the most powerful ruler of his dynasty, unlike the previous ruler of Delhi Sultanate, who had largely relied on the pre-existing administrative setup. Alauddin undertook large-scale reforms after facing the Mongols' invasion and several rebellions. He implemented several reforms to be able to maintain a large army and to weaken those capable of organizing a revolt against him. Barni also attributes Alauddin's revenue reforms to Sultan's desire to subjugate the Hindus by depriving them of that wealth and property which fosters rebellion. जैसा कि मैंने बताया, अलाउद्दीन अपने आप को बहुत मोस्ट पावरफुल रूलर जो था उसकी डायनेस्टी का, खिलजी डायनेस्टी का सबसे पावरफुल रूलर था। और इससे पहले कि जैसे कि और जो दूसरे दिल्ली सल्तनत के राजा थे, वो अपने जो पहले से उनकी प्री एग्जिस्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव था उसी के सेटअप पर अपना काम कर रहे थे, उन्होंने उसमें कोई सुधार करने की ज़रूरत नहीं समझी। लेकिन जो अलाउद्दीन था उसने एक लार्ज स्केल पर रिफॉर्म्स किए अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, और क्योंकि उसके टाइम में सबसे ज़्यादा मंगोल इन्वेजन हुए, और मंगोल इन्वेजन हुए और रिवेलियंस हुए, तो उन सबको उसने सुधारने के लिए, उन्हें रोकने के लिए कि आगे फ्यूचर में फर्दर कोई भी रिवेलियन ना हो, और मंगोल इन्वेजन से खुद को सेफ रखने के लिए उसने बहुत सारे चेंजेस किए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन में। जो बर्नी है वो बताता है, वो कहता है कि जो रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे अलाउद्दीन के, जैसा कि मैंने बताया, जो अलाउद्दीन के रेवेन्यू रिफॉर्म्स थे वो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा कमज़ोर करने के लिए, उनकी सारी वेल्थ एंड प्रॉपर्टी छीनने के लिए बनाए गए थे, ताकि वो दोबारा से रिवेल ना कर सकें। ये सिर्फ बर्नी का कहना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियन सतीश चंद्रा, अलाउद्दीन्स रिफॉर्म वर based on his conception of fear and control as the basis of good government, as well as his military ambitions, but bulk of measures were designed to centralize power in his hands and support to large military. और जो हिस्टोरियन सतीश चंद्रा हैं, उनके अकॉर्डिंग जो अलाउद्दीन के जितने भी सुधार थे, जो रिफॉर्म्स थे, वो सब किस चीज़ पर बेस्ड थे? अच्छी गवर्नमेंट चलाने के लिए, और उसकी मिलिट्री की जो एम्बिशन थी, जो उसकी फोर्स की, वो चाहता था कि मैं पूरा वर्ल्ड विजय करूँगा। उसने एक बार कहा था कि मैं पूरे संसार को जीतना चाहता हूँ। वो तो जो उसका काजी था अलाउल मुल्क, उसके कहने पर उसने उसको जो इसकी ये होप थी उसको छोड़ दिया बीच में। लेकिन वो चाहता था, तो इसलिए उसको, अगर किसी को भी कोई भी अगर इन्वेजन करना चाहता है, अभी हम देखते हैं, अगर हमारा चाइना से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो अगर हमको अपने आप को सेफ रखना है तो क्या है, अपनी पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी, मिलिट्री पावर बढ़ाएंगे ना। जैसे अब हम लोग अपनी सेना में जैसे अभी राफेल लिया था, किस लिए? ताकि हमारी मिलिट्री पावर बढ़ी रहे और हम अपनी सेफ्टी कर सकें। जब फ्यूचर में अगर हम पे कोई भी अटैक होता है तो हम उसमें अपनी सेफ्टी कर सकें। इसीलिए जो अलाउद्दीन था वो भी अपनी पावर बढ़ाना चाहता था, और पावर किससे बढ़ती है? मिलिट्री से। जितनी मिलिट्री होगी पावरफुल, उतनी उसकी पावर ज़्यादा होगी,
और ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज उसने जितने भी मेजर्स किए, फिर जितने सुधार किए अपनी जो मिलिट्री पावर है उसको बढ़ाने के लिए किए उनकी। अब उसे पता था अगर मैं कम सेना में अगर ज़्यादा सैनिक होंगे उनको वेतन देना होगा, सैलरी होगी ना, सैलरी होगी तो सैलरी के लिए चीज़ें बाज़ार में उस इतनी सस्ती होनी चाहिए कि मतलब उस सैलरी के अंदर सैनिक अच्छी तरह से अपना जीवन यापन कर सकें। और जब जीवन यापन उनका अच्छा होगा तो खुश होंगे तो लोग और ज़्यादा आके मिलिट्री में भरे जाएंगे ना, भर्ती होंगे। अगर लोगों को जो हमारे सैनिक हैं उनको इस सैनिक में वेतन कम मिले और सुविधाएं ना मिले तो कौन जाएगा सेना में लड़ने के लिए, है ना। है तो इसीलिए वो सबसे ज़्यादा उसका जो सुधारों का जो सेंटर में जो था वो था कि ज़्यादा से ज़्यादा सैनिकों को अपने सुविधाएं प्रदान करना, जिससे कि उसकी मिलिट्री बहुत ज़्यादा मजबूत रहे। एंड दिस इज द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू whom Alauddin's revenue reform to subjugate the Hindus by depriving them of the wealth and property which fostered rebellion? You can answer in comment box. Now we will study about his market reforms. He had made so many market reforms during his reign. Alauddin courtier Amir Khusro and 14th century writer Hamid Qalandar suggest that Alauddin introduced these changes for public welfare. और जैसा कि जो अलाउद्दीन का कोर्टियर था अमीर खुसरो, जो उसके साथ रहा था, उसके कोर्ट में था, और 14th सेंचुरी का एक दूसरे राइटर हैं हामिद कलंदर, वो कहते हैं कि जितने भी चेंजेस थे अलाउद्दीन ने जो चेंजेस किए, इंट्रोड्यूस किए, वो सब पब्लिक वेलफेयर के लिए थे। बर्नी स्टेट दैट अलाउद्दीन वांटेड टू रिड्यूस द प्राइजेस सो दैट लो सैलरीज वर एक्सेप्टेबल टू हिज सोल्जर्स एंड दस टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी। और बर्नी कहता है अलाउद्दीन ने जो बाज़ार थे, मार्केट के जो प्राइस थे, वो इसलिए कम किए ताकि जो उसके सैनिक हैं वो लो सैलरी में भी, कम सैलरी में भी कम सैलरी को एक्सेप्ट करें, और उनकी जो जिससे अलाउद्दीन है वो एक लार्ज जो आर्मी है उसको मेंटेन कर सके, है ना। अगर लो सैलरी, अगर उन जिन लोगों को सामान सस्ता मिलेगा मार्केट में तो वो कम सैलरी में भी जॉब करेंगे, है नहीं। अगर हम ही हैं, अगर हम लोगों को कम सैलरी में अगर हम जाते हैं, हमारा 1000 रुपये में सारा सामान खरीदा जा रहा है मार्केट से, तो हम ज़्यादा सैलरी क्यों मांगेंगे ना। लेकिन अगर जब महंगाई बढ़ जाती है तो सामान महंगा आएगा तो हम कम सैलरी में काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उसने भी अपने सैनिकों के लिए ऐसा किया। इन एडिशन बर्नी सजेस्ट that Hindu traders indulged in profiteering, and Alauddin's market reforms resulted from the Sultan's desire to punish them या punish the Hindus. ओके और आगे बर्नी कहता है कि जो हिंदू ट्रेडर्स थे वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे मार्केट में ना, वो ट्रेड करते थे तो उससे खूब सारा प्रॉफिट होता था। तो जो अलाउद्दीन के जो मार्केट रिफॉर्म्स थे वो उनको, किनको, हिंदूज़ को पनिश करने के लिए थे, हिंदूज़ को पनिश करने के लिए थे। लेकिन ये सिर्फ बर्नी का एक अपना मत है, ये कोई मतलब ज़्यादा इसको हम अप्रूव नहीं कह सकते, ये फैक्ट नहीं कह सकते इसको, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो उचित है वो यही है कि अलाउद्दीन ने अपनी सेना को, बड़ी सेना को रखने के लिए, सेटिस्फाई रखने के लिए ये सारे रिफॉर्म्स किए। ही कंस्ट्रक्टेड अ मार्केट नेम्ड बाय कुश्के सब्ज which means green palace inside the Badaयूं gate in Delhi for grains, precious cloths and slave cattle। और उसने बदायूं गेट के अंदर दिल्ली में एक बाजार बनाया, मार्केट बनाया, जिसको सब्जी कुश्के सब्ज कहा जाता था, कुश्के सब्ज, जिसका मीनिंग होता है ग्रीन पैलेस, हरा महल, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्रकार के अनाज और महंगे कपड़े और स्लेव और कैटल्स जो है वो बेचे जाते थे। Now we will talk about his official related to market. He had appointed so many new official to to control the market. The first one is Shahna-e-Mandi. The head of market was Shahna. The head of 3 Shahna was Shahna-e-Mandi. Alauddin appointed Malik Kafur एट दिस पोस्ट। सबसे पहली जो पोस्ट थी वो शहना-ए-मंडी की थी, उसके बाज़ार में, जो कि पूरे बाज़ार के पर अपना कंट्रोल रखता था, ठीक है। द हेड ऑफ मार्केट वॉज शहना, ठीक है। और जो 3 शहना होते थे
3 शहना के ऊपर जो होता था वो शहनाई मंडी होता था, यानी कि सबसे जो मंडी पे शहनाई मंडी होता है उसके अंडर में 3 शहना काम करते थे, ठीक है। देखभाल करते थे कि बाजार के जो कोई जो व्यापारी है या कोई जो शॉपकीपर है वो ज़्यादा महंगा सामान तो नहीं बेच रहा है, जिस सामान को मतलब फिक्स किया गया है जिस रेट पे, वो जो सामान है उसी रेट पे बिकना चाहिए, तो उसकी देखभाल करने के लिए कोई फालतू पैसा तो नहीं ले रहा है, किसी को लूट नहीं रहा है, ये देखने के लिए शहना नियुक्त किए गए थे। और जो 3 शहना थे उनके ऊपर जो एक हेड होता था उसको शहनाई मंडी कहा जाता था। एंड सेकेंड वन वॉज दीवान रियासत। दिस वॉज द हाइएस्ट ऑफिसर ऑफ द मार्केट सिस्टम। अलाउद्दीन जनरेट दिस न्यू पोस्ट एंड अपॉइंटेड मलिक याकूब ऑन इट। और दूसरा जो था वो दीवान रियासत था, और ये मार्केट सिस्टम का सबसे हाईएस्ट ऑफिसर था। जो शहना मंडी था वो दीवान रियासत के अंडर काम करता था। अलाउद्दीन ने इस पोस्ट को जनरेट किया था, ठीक है, और उसने मलिक याकूब को इस पर नियुक्त किया था, ठीक है। शहना मंडी पे किसको नियुक्त किया था? मलिक काबूल, और दीवान रियासत पर मलिक याकूब, ठीक है। मलिक काबूल ऑन शहना मंडी एंड मलिक याकूब एज अ दीवान रियासत। Helpers of Shahna Mandi. There were so many helpers official for the help for Shahna Mandi. First one is Barid, head of spice. और सबसे पहले जो था वो बरीद था, ये सारे स्पाइस का हेड होता था। सेकंड वन मुनिहन और मुनही स्पाइसेस, और जो स्पाइस होते थे गुप्तचर उनको मुनिहन या मुनही कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुनिहन और मुनही। मुनही या मुनही कौन होते थे? गुप्तचर, स्पाइस। एंड बरीद जो होता था वो हेड ऑफ स्पाइस, सारे स्पाइस का जो हेड होता था वो बरीद होता था। मुहतसिब, सुपरवाइजर ऑफ द मॉरलिटी ऑफ द पब्लिक। और जो मुहतसिब था, एक नया पोस्ट बनाई थी उसने मुहतसिब की, जो वहाँ के लोगों का, पूरे पब्लिक के मॉरलिटी की सुपरवाइज करता था, मतलब लोगों के आचार व्यवहार का ये सुपरवाइजर था। कौन? मुहतसिब। परवाना नवीस प्रोवाइड लाइसेंस टू ट्रेवल। और जो परवाना नवीस थे वो ट्रेडर्स को लाइसेंस प्रदान किया करते थे, ठीक है। और जो ये परवाना नवीस थे, ये चाहे कोई अगर कपड़ा बेचता है, कोई वस्त्र हो, चाहे वो सूती वस्त्र हो, कृपास बोला जाता है सूती वस्त्र को, ठीक है, यानी कि क्या कहेंगे, कॉटन क्लॉथ को कृपास बोलते थे। और खुज्जे, दिल्ली, जो दिल्ली में बना हुआ रेशमी वस्त्र था, सिल्क क्लॉथ को क्या बोला जाता था? खुज्जे दिल्ली, ठीक है। सिल्क क्लॉथ को बोला जाता था खुज्जे दिल्ली, और कॉटन को बोला जाता था किरपास कॉटन, और सिल्क खुज्जे दिल्ली, ठीक है। तो इन सब को अगर कोई बेचना चाहता था तो वो परवाना नवीस की अनुमति के बिना या उसकी परमिशन के बिना नहीं बेच सकता था, ठीक है। द गवर्नमेंट ऑल्सो forced to transport workers to resettle in villages at specific distance along the Yamuna River to enable rapid transport of grain to Delhi। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने जो ट्रांसपोर्ट वर्कर्स थे उनको यमुना रिवर के आसपास के जो विलेजेस थे उनमें दोबारा से रीसेटल किया, वहाँ पर बसाया, ताकि जो लोग थे वहाँ के वो रैपिड जो ग्रेन है, अनाज है, उसका रैपिड ट्रांसपोर्ट ना कर सके, ठीक है। क्रॉनिकल such as Khusro and Burni state that prices were not allowed to increase during Alauddin's lifetime even when the rainfall was scarce। और जो क्रॉनिकलर हैं खुसरो और बर्नी, उन्होंने कहा है कि जो प्राइजेस थे वो अलाउद्दीन के पूरे जितना उसका लाइफ टाइम था कभी भी इंक्रीज नहीं हुए, चाहे कितना भी बड़ा रेनफॉल स्केर्स क्यों ना हो, यानी कि चाहे अकाल पड़ा हो, मतलब वर्षा सूखा पड़ा हो, अगर सूखा भी था लेकिन तब भी जो अनाज थे उनके जो दाम थे वो इंक्रीज नहीं होते थे। जैसे हम आज के टाइम में देख सकते हैं, अगर कभी बहुत ज़्यादा बारिश बढ़ जाती है, फसल बर्बाद हो जाती है, तो क्या होता है, जो फसल होती है, अनाज होता है, ग्रेन होता है या सब्जियां होती हैं, उनके जो प्राइजेस वो कितनी जल्दी एकदम हाई हो जाते हैं ना, रेज हो जाते हैं। और या कहीं पे बारिश नहीं होती है तो सूखा पड़ रहा है, अगर फसल नहीं हो रही है वहाँ पे, तो उस चीज़ के भी जो प्राइजेस हैं वो राइज हो जाते हैं। लेकिन अलाउद्दीन के पूरे लाइफ टाइम में कभी भी, चाहे कितनी भी बारिश ना पड़ी हो, सूखा पड़ा हुआ हो, तब भी जो चीज़ें थी उनके जो प्राइस थे वो नहीं बढ़े। किसके अकॉर्डिंग? खुसरो और बर्नी के अकॉर्डिंग, ठीक है। द शॉपकीपर हु
violated the price control regulation or tried to circumvent them, such as by using false VAT, were given severe punishments. और अगर कोई शॉपकीपर है, जो भी प्राइस कंट्रोल के जो रेगुलेशन बनाए गए थे, अगर उनको कोई वायलेट करता था या उनको घुमाने फिराने की कोशिश करता था, जैसे ज़्यादा कम तोल देना है ना, वजन वेट्स में उनमें वो कर देना, हेर फेर कर देना, तो उसको बहुत ज़्यादा पनिश किया जाता था। मतलब उनके लिए बहुत कठिन या स्ट्रिक्ट पनिशमेंट जो था निर्धारित किया गया था। And this is the question, according to whom Alauddin wanted to reduce the prices so that low salaries were acceptable to his soldiers and thus to maintain a large army? You can answer in comment box. Now we will study about his revenue reforms. After some initial conspiracy and Hindu revolt in rural area during the early period of his reign, he struck the root of the problems by introducing reforms and also aimed at ensuring support to his army and food supply to his capital. जैसा कि हमने पढ़ा था पहले वीडियो में, उसके शुरू इनिशियल जो टाइम था उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसी हुई थी और बहुत ज़्यादा रिवॉल्ट हुए थे, तो उनका प्रॉब्लम की रूट ढूंढी उसने और उनको सुधार करने के लिए कि फ्यूचर में ऐसे कोई रिवॉल्ट ना हो, कॉन्स्पिरेसीज ना हो, उसने बहुत सारे रेवेन्यू जो रिफॉर्म्स थे वो भी इंट्रोड्यूस किए। द फर्स्ट रेवेन्यू रिफॉर्म वॉज एलिमिनेटिंग इक्ताज, लैंड ग्रांट्स एंड वफ इदरात। सबसे पहले उसने क्या किया, जो भी इक्ताज थी, जो इल्तुतमिश के टाइम में हमें पढ़ा था, इल्तुतमिश ने क्या किया था, इक्ता देने का स्टार्ट किया था, इक्ता प्रदान करता था। वो जितने भी उसके सैनिक होते थे, सोल्जर्स होते थे, उनको इक्ता दे दिया करता था सैलरी की जगह ना। और जैसे बड़े लोग हुए, अमीर हुए और जो नॉवेल्स हुए, उनको भी इक्ताज दी जाती थी। तो सबसे पहले क्या किया इसने, अलाउद्दीन ने, वो जितनी भी ऐसी तरह की इक्ताज दी गई थी और वक्फ थे, इदरात यानी कि जो मतलब स्कॉलर्स होते थे उनको जो ग्रांट में लैंड दी जाती थी उसको इदरात बोलते थे, तो उन सबको ख़त्म कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। अलाउद्दीन ब्रॉट अ लार्ज ट्रैक्ट टू फर्टाइल लैंड अंडर द डायरेक्टली गवर्न क्राउन टेरिटरी बाय एलिमिनेटिंग इक्ताज लैंड ग्रांट एंड वेसल्स इन द गंगा यमुना दोआब रीजन। अलाउद्दीन ने जितनी भी फर्टाइल लैंड थी, अब देखो जो इक्ता थी, अब दे दी इक्ता तो राजा ने, तो क्या पता वो ज़मीन फर्टाइल है या अनफर्टाइल है ना, तो इसने क्या किया, सारी इक्ता वापस ले ली, जिससे कि बहुत सारी जो फर्टाइल लैंड थी वो डायरेक्टली किसके अंडर में आ गई, क्राउन टेरिटरी में आ गई। जो राजा की ज़मीन होती थी, राजा के हिस्से में आती थी जितनी, वो सब क्राउन टेरिटरी में हो गई। और जितने भी इक्ताज थी, लैंड ग्रांट थे, वो सब उसने क्या किया, गंगा यमुना दोआब का जो एरिया था तो वो ज़्यादा फर्टाइल था वो सारा रीजन, तो उसने उसको सबको वापस ले लिया। ही इम्पोज्ड 50% खराज टैक्स ऑन द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इन द सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। दिस वॉज द मैक्सिमम अमाउंट अलाउड बाय द हनफी स्कूल ऑफ इस्लाम। और उसने खराज जो था, एक टैक्स था, लैंड टैक्स था, वो 50% खराज जो था इम्पोज किया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर, जो कि हनफी स्कूल इस्लाम में सबसे ज़्यादा के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा था। मतलब 50% लेना मतलब बहुत ज़्यादा लेना, ठीक है, बहुत टैक्स लेना। नाउ सेकेंड रिफॉर्म वॉज एलिमिनेटेड द इंटरमीडियरी रूरल चीफ्स। जो रूरल चीफ्स थे उसके, जैसे कि गांव था, गांव का एरिया होता था, वहाँ पे बहुत सारे चौधरी, खुद, मुकद्दम, इस टाइप के लोग होते थे, जैसे हमारे यहाँ ग्राम सभा होती है, तो वो लोग वहाँ से क्या करते थे, किसानों से टैक्स लेते थे अपनी मर्जी से कितना भी लें। और राजा तो जो सुल्तान होता था, जो सेंट्रल वाली गवर्नमेंट होती थी, उसने डिसाइड कर रखा है, मान लो 80% कि हाँ हमें 20% देना है, तो वो क्या करेंगे, किसानों से जो पेजेंट्स हैं वहाँ पे उनसे 40% लेंगे, 20% अपने पास रखेंगे और 20% राजा को देंगे। तो इससे क्या हुआ, जो किसान थे वो बहुत ज़्यादा दुखी थे और जो राजा था, जो स्टेट था, उसको भी पूरा मतलब नहीं मिल पा रहा था उसका फ़ायदा। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उन जितने भी चीफ थे रूरल, उनको सबको एलिमिनेट किया। अलाउद्दीन ऑल्सो एलिमिनेटेड द इंटरमीडियरी हिंदू रूरल चीफ्स एंड स्टार्टेड कलेक्टिंग द खराज डायरेक्टली फ्रॉम द कल्टिवेटर। उसने सारे जो जितने भी उनको अधिकार थे, राइट्स थे हिंदू रूरल को, जो चीफ्स थे वहाँ के, गाँव के, विलेजेस के, उनसे सारे जो उनके अधिकार थे, राइट्स थे, वो छीन लिए और सीधे कल्टिवेटर से टैक्सेस लेना शुरू कर दिया, खराज लेना शुरू कर दिया। ही फोर्स्ड द रूरल चीफ्स टू पे सेम टैक्सेस एज द अदर्स एंड वेंड देम फ्रॉम द इम्पोजिंग
इलीगल टैक्सेस ऑन द पेजेंट्स, और उसने जितना वो किसानों से उसने टैक्स लिया उतना ही उन सब लोगों से, रूरल चीफ से भी लिया, और उनको बैंड कर दिया कि वो कोई भी इलीगल टैक्स जो पेजेंट्स हैं उनसे नहीं ले सकते। टू प्रिवेंट एनी रिवेलियन हिज एडमिनिस्ट्रेशन डिप्राइव द रूरल चीफ्स ऑफ देयर वेल्थ, हॉर्सेस एंड आर्म्स। और आगे जैसे इन द फ्यूचर अगर कोई रिवेलियन ना हो, इसके लिए उसने क्या किया, जितने भी रूरल चीफ थे, क्योंकि वो तो बहुत पैसे वाले होते थे, ज़मीन होती थी उनके पास बहुत ज़्यादा, घोड़े होते थे, वेल्थ होती थी, तो उनसे वो सब चीज़ें उसने छीन ली। अगर के उसे पता था कि अगर जिसके पास ज़्यादा पावर रही उन लोगों के पास तो क्या होगा, रिवेल करेंगे इन द फ्यूचर। भाई पावर होगी तभी तो, जब खाने पीने के लिए लोगों के पास ज़्यादा होता है तभी तो लोग कुछ और सोच पाते हैं। अगर लोग के पास खुद के लिए खाना ही नहीं है तो वो फिर रिवेल करने के लिए कहाँ से सोचेगा, है ना, वो तो अपने कमाने खाने के चक्कर में लगा रहेगा। According to Varni, the Hindu was to be reduced to be so reduced as to be unable to keep a horse to ride on, wear fine clothes, or to enjoy any luxuries of life. और according to Varni, जो हिंदू थे वो सारे जो लैंड रोड थे, चौधरी, मुकद्दम, खूत, जितने भी थे वो सब ज़्यादातर हिंदू थे, ठीक है। तो वर्नी ने क्या कहा है कि जो हिंदू लैंड रोड थे उनको इतना उनसे सब छीन लिया गया, उनकी जो वेल्थ थी सब छीन ली गई कि अब कोई भी जो हिंदू था वो घोड़े पर सवारी नहीं कर सकता था, अच्छे कपड़े नहीं पहन सकता था, और कोई भी आरामदायक लाइफ नहीं जी सकता था, ठीक है। Now question, write the name of market official during the reign of Alauddin. You can answer in comment box. Now next reform was set up a strong and efficient revenue administration. To enforce these land and agrarian reforms, Alauddin set up a strong and efficient revenue administration system. His government recruited many accountants, collectors and agents. These officials were well paid but were subject to severe punishment if found to be taking bribes. और अगर चलो भाई हमने कानून बना दिए, अभी भी है, अगर हम जो हमारी क्या कहते हैं पार्लियामेंट है, अगर वो बना देती है, कानून बना देती है, लॉ बना देती है, तो उनको फोर्स करने के लिए ऑफिशियल भी तो चाहिए होते हैं ना। पुलिस है, हमारी आर्मी होती है, कोर्ट्स हैं, उनको डिसाइड करने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए। तो ऐसे ही उसने क्या किया, पहले लॉ बनाए, उनके बाद उसने उसको एफिशिएंट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे ऑफिशियल अकाउंटेंट्स, कलेक्टर्स एंड एजेंट्स जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है ना, रिक्रूटेड किया गया। और जो ऑफिशियल थे उनको अच्छी पे दी जाती थी, लेकिन अगर कोई भी ब्राइब लेते हुए पकड़ा जाता था, ठीक है, कि हाँ भाई ब्राइब ले ली और ये काम कर दिया, किसी का कम ज़्यादा तोल दिया, तो उनको बहुत कठिन जो पनिशमेंट था वो दिया जाता था। ही ऑल्सो levied taxes on residences, घरी and grazing चरी, which were not sanctioned by the Islamic law. और उसने 2 नए टैक्स लगाए, जिसको घरी रेजिडेंशियल टैक्स होता था, जो उसको घरी यानी कि घर है, अगर किसी का घर है उसको भी टैक्स देना पड़ेगा, और ग्रेजिंग टैक्स, अगर कोई चराना है, मतलब कैटल वगैरह चरा रहा है, अपना खाना खिला रहा है, तो उसको चरी भी देना पड़ता था, ठीक है, जो इस्लाम के द्वारा मान्य नहीं थे। इन एडिशन Alauddin demanded 4/5 share of the spoils of war from his soldiers instead of the traditional 1/5 share khums. और जो पहले के राजा थे, इससे पहले के जो दिल्ली सल्तनत के राजा थे, वो जो जैसे युद्ध में जाते थे, जब वॉर करने गए, तो वहाँ से जितनी भी संपत्ति, वेल्थ वगैरह मिलती थी, उसमें से क्या करते थे, 1/5 जो है वो सैनिकों को देते थे, सोल्जर्स को, नहीं 1/5 अपने पास रखते थे, और जो 4/5 था वो सोल्जर्स को देते थे, ठीक है। 1/5 जो है वो स्टेट का होता था इसमें, और जो 4/5 है वो सोल्जर्स का होता था, ठीक है, 4/5 सोल्जर्स का होता था। लेकिन अलाउद्दीन ने इसको चेंज कर दिया, इसको बोला जाता था खुम्स, क्या बोला जाता था, खुम्स, ठीक है। और अलाउद्दीन ने इसको चेंज किया, इसने 4/5 जो था ये स्टेट के लिए रखा, और जो 1/5 भाग था वो सोल्जर्स को दिया। तो ऐसा करने वाला भी अलाउद्दीन पहला राजा था, ठीक है, पहला सुल्तान था। नाउ दीज आर क्वेश्चन, who were Bariz, Munihan and Parwana Navis, and second question is what were the revenue reforms made by Alauddin. You can answer in comment box. Now we will study about his military reforms.
Alauddin maintained a large standing army which included 4,75,000 horsemen according to the 16th century chronicler फिरिस्ता। जो 16th सेंचुरी का क्रॉनिकलर है फिरिस्ता, उसके अकॉर्डिंग अलाउद्दीन की आर्मी बहुत बड़ी आर्मी थी जिसमें 4,75,000 सिर्फ हॉर्समैन थे, ठीक है, घुड़सवार थे, इतनी बड़ी उसकी आर्मी थी। सोचो, ही मैनेज्ड अ रेज सच अ लार्ज आर्मी बाय पेइंग relatively low salaries to his soldiers and introduced market price control to ensure that the low salary were acceptable to his soldier। और इसीलिए उसको इतनी बड़ी लार्ज आर्मी को मैनेज करना था, उसके लिए उसने क्या किया, जो रिफॉर्म्स थे वो मार्केट प्राइस कंट्रोल करने के जो प्रक्रिया थी उसने इसीलिए की थी ताकि वो लो सैलरी में भी इतनी बड़ी आर्मी को मैनेज कर सके, है ना, जो कि उसके सैनिक हैं उनको वो एक्सेप्टेबल हो अगर वो लो सैलरी में भी उन्हें रख रहा है। अलाउद्दीन गवर्नमेंट मेंटेन अ डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ एवरी सोल्जर and to ensure that no horse could be presented twice or replaced by a poor quality horse. During the review, Alauddin established a system of branding the horses। और अलाउद्दीन ने आर्मी को के लिए एक नया पॉलिसी चलाई थी जिसको दाग और हुलिया कहा जाता है, दाग और हुलिया, जिसके अकॉर्डिंग जो सैनिक होते थे उनको कोई दाग लगा दिया जाता था, निशान लगाया जाता, जैसे किसी चीज़ की स्टाम्प वगैरह लगा दो, है ना, उस तरह का लगाया जाता था, जिससे कि क्या हो, अगर युद्ध होता है कभी इन फ्यूचर, अभी तो वो जब शांति है तो उस टाइम वो सैलरी ले रहे हैं वहाँ पे, और जब लेकिन जब वॉर आएगा तो वहाँ पे तो हेल्दी सैनिक चाहिए होते हैं ना, जो लड़ने में बिल्कुल फिट हों, बॉडी फिजिकली फिट हों। लेकिन बहुत से लोग ऐसा करते थे, जैसे सैलरी तो ले रहे हैं, नाम चल रहा है, लेकिन जब युद्ध करने का टाइम आए तो किसी को, गरीब को, बीमार को भेज दिया। तो इसलिए उसने सैनिकों में ये चीज़ चलाई जिससे कि पता रहे कि कौन सा सैनिक उसकी सेना में है। और इसे ऐसे ही उसने घोड़े के लिए चलाया, हुलिया रखने के लिए, है ना, उसको सबका डिस्क्रिप्शन रखा जाता था सारे सोल्जर्स का, ठीक है। और दाग जो था वो घोड़े में लगाया जाता ताकि कोई भी घोड़ा 2 बार प्रेजेंट ना हो जाए या फिर मतलब पुअर क्वालिटी का घोड़ा उसकी सेना में ना रहे, है ना। तो इसके लिए उसने ब्रांडिंग सिस्टम जो था हॉर्सों के लिए चलाया अपने आर्मी में। नाउ वी विल स्टडी अबाउट हिज सोशल रिफॉर्म्स। He introduced so many social reforms, like first one is banned alcohol, gambling and other intoxicant। सबसे पहले उसने क्या किया, जो शराब है उसको बैंड कर दिया, गैम्बलिंग को बैंड कर दिया और दूसरे जो इंटॉक्सिकेंट थे उनको भी बैंड कर दिया। उसे पता था कि क्या होता है कि जब लोग शराब पीते हैं, खाली बैठ के शराब पीते हैं, तो शराब पीते हैं, पूरी महफिल होती हैं लोगों की, नॉवेल्स की महफिल होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, साजिशें रची जाती हैं, कॉन्स्पिरेसी होती हैं। तो इसलिए उसने सबसे पहले क्या किया, शराब को बैंड किया कि ना लोग पिएंगे और ना ही कोई कॉन्स्पिरेसी करेगा। As a part of measure to prevent rebellions, Alauddin imposed prohibition because he believed that the rampant use of alcoholic drinks enables people to assemble, lose their senses and think of rebellion। ठीक है, उसका मानना था कि जब इंसान शराब पी लेता है या कोई भी नशा करता है, ठीक है, अल्कोहल पीता है, ड्रिंक करता है, तो उसके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो अपनी सेंसेस खो देते हैं और रेवेलियन करने के बारे में सोचने लगते हैं, रिवॉल्ट करने के बारे में सोचने लगते हैं, ना। इसलिए उसने इन सब चीज़ों को बैन कर दिया। अकॉर्डिंग टू इसामी, अलाउद्दीन बैंड अल्कोहल आफ्टर अ नोवेल कंडेम्ड हिम फॉर मैरी मेकिंग व्हेन हिज सब्जेक्ट्स वर सफरिंग फ्रॉम अ फैमिन। और इसामी ने कहा है कि अलाउद्दीन ने शराब को तब बैन किया जब उसका एक नॉवल था, उसने मैरी मेकिंग के लिए कंडेम किया उसको, ना, जबकि जो उसके सब्जेक्ट थे, जो उसके नॉवल के एरिया के जो लोग थे वो फैमिन से सफ़र कर रहे थे, है ना, और वो मज़े कर रहा था, इंजॉय कर रहा था। इंजॉय करने के लिए बुलाया तो अलाउद्दीन ने क्या किया, अल्कोहल को बैन कर दिया। किसके अकॉर्डिंग, इसामी के अकॉर्डिंग है, ठीक है ये। Now increased his level of control over the nobility, और दूसरा जो उसने काम किया और जो उसकी नॉबिलिटी थी उसके ऊपर उसने अपना जो कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, ठीक है। टू प्रिवेंट रिवेलियन बाय द नोबल्स ही कॉन्फिस्केटेड his wealth and remove them from their bases of power। सबसे पहले नोबल्स की रेवेलियन को दबाने के लिए उसने क्या किया, उनकी वेल्थ को छीन लिया उनसे, ठीक है, और उनकी पावर को ख़त्म कर दिया। इवन charitable lands administered by nobles were confiscated, severe punishment were given for disloyalty।
और जो उनके लिए चैरिटी में दी गई थी, जो लैंड्स नोबल्स को दी जाती थी पहले, उनको भी उसने छीन लिया, वापस ले लिया। और अगर वो कोई डिसलॉयल्टी करते थे उनको बहुत ज़्यादा कठिन पनिशमेंट दिए जाते थे, बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दिए जाते थे। उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल बनाए पनिश करने के। मैरिज अलाइंसेस मेड बाय नोबल फैमिलीज हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द किंग। और अगर यहाँ तक कि उसने ये कर दिया कि अगर नोबल्स हैं उनको आपस में शादी करनी है, रिश्तेदारी बनानी है, तो उसके लिए भी पहले राजा से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्रूव कराना पड़ेगा, तब वो आपस में कोई रिलेशन कर सकते हैं। वो ना कोई अपनी मर्जी से ना कोई पार्टी कर सकते थे, ना रिलेशन बना सकते थे आपस में। और जैसे पहले घंटों तक चुपचाप मतलब पार्टियां होती थी लोगों की, नोबल्स की, पैसा पीते थे, खाते पीते थे, तो वो सब उसने बंद कर दी। उसे पता था क्योंकि जहाँ पे 4 लोग इकट्ठे होते थे वहाँ पे वो कॉन्स्पिरेसी करनी शुरू हो जाते हैं लोग, तो इसलिए उसने सब चीज़ों पर बैन कर दिया सब लोग। नाउ बैंड प्रोस्टिट्यूशन, उसने प्रोस्टिट्यूशन को भी बैन कर दिया। ही ऑर्डर ऑल एग्जिस्टिंग प्रोस्टिट्यूट ऑफ दिल्ली टू बी मैरिड, जितने भी प्रोस्टिट्यूट थे दिल्ली के उसने उनको मैरिड करने का आदेश दिया। फरिश्ता स्टेट्स दैट ही क्लासिफाइड प्रोस्टिट्यूट इनटू 3 ग्रेड्स एंड फिक्स देयर फी अकॉर्डिंगली। और फरिश्ता स्टेट करता है कि उसने जो प्रोस्टिट्यूट थे उनको 3 ग्रेड्स में डिवाइड किया और सबकी जो फ़ी थी उनके अकॉर्डिंगली डिसाइड की। Now this is a time for question. According to whom Alauddin banned alcohol after a noble condemned him for merrymaking when his subjects were suffering from a famine? Now we will study about his theory of kinship. Kinship theory जो थी अलाउद्दीन की, वो किस पे आधारित थी? ऑटोक्रेसी पे, ठीक है। उसको मानना था कि राजा ही सारी शक्तियों का आधार है, मतलब सारी जो पावर है वो किंग के पास होनी चाहिए। जहाँ भी अगर उसकी पावर लूज हुई वहीं पर कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है, वहीं पर रिवेल्स होते हैं, तो इसलिए उसने राजा को सबसे पावरफुल बनाने की कोशिश की। अलाउद्दीन मेंटेन दैट द सुल्तान वॉज गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ। अलाउद्दीन ने कह दिया कि जो राजा है, सुल्तान है, वो अर्थ पे किसका रिप्रेजेंटेटिव है? गॉड का, ठीक है, अल्लाह भगवान गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है। अलाउद्दीन थ्योरी ऑफ किनशिप में बी एक्सप्लेन्ड इन द वर्ड ऑफ हिस्टोरियन अशरफ। और जो अलाउद्दीन की किनशिप थ्योरी है उसको हिस्टोरियन अशरफ ने इस तरह डिफाइन किया है। द सुल्तान ऑफ दिल्ली वॉज इन थ्योरी एन अनलिमिटेड डेस्पोट बाउंड बाय नो लॉ, सब्जेक्ट टू नो मटेरियल चेक एंड गाइडेड बाय नो विल एक्सेप्ट हिज ओन। जो सुल्तान था दिल्ली का वो अनलिमिटेड डेस्पोट था, यानी कि बहुत ज़्यादा उसके पास शक्तियाँ थी, पावरफुल था, वो किसी भी कानून से बंधा हुआ नहीं था, ना ही उसके कोई मटेरियल चेक्स थे, और वो किसी के द्वारा गाइडेड नहीं था, सिर्फ वो अपनी इच्छा से ही सारे कार्य करता था। मतलब कोई भी उसको गाइड करने वाला नहीं था, मतलब कि हाँ तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, अगर उसकी मर्जी है तो मानेगा, नहीं तो नहीं मानेगा, ठीक है। वो सर्वशक्तिमान था, सर्वोच्च था, ठीक है, सॉवरेन था, सॉवरेन। किनशिप वॉज द क्रिएशन ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू हिज, जो किनशिप है वो गॉड की क्रिएशन है। द किंग वॉज देयर टू रूल, और जो राजा है वो शासन करने के लिए है। द किंग वॉज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ एनीवन, और जो राजा है वो किसी की एडवाइस में बंधा हुआ नहीं है, यानी कि उसकी जो इच्छा है वो वही करेगा, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई क्या कह रहा है। ऑल पावर इन वन इंडिविजुअल्स, और उसने क्या किया, जो सारी पावर है एक इंडिविजुअल, यानी कि कौन? इंडिविजुअल किंग में कर दी। He was the commander-in-chief, the supreme administrator, the chief of justice and the temporal head. सारी सेनाओं का चीफ वही कौन था? राजा था। सारे एडमिनिस्ट्रेटर का हेड भी वही था, सुप्रीम एडमिनिस्ट्रेटर था, और चीफ जस्टिस था, और टेम्पोरल हेड था, यानी कि सारी शक्तियों का उपयोग करता कौन था? राजा। डिज़ायर फॉर वर्ल्ड कॉन्क्वेस्ट, और जो अलाउद्दीन था उसकी जो डिज़ायर थी, जैसा मैंने पहले बताया था कि पूरे वर्ल्ड को कॉन्क्वेस्ट करने की थी, ठीक है। अलाउद्दीन वांटेड टू बी रूलर ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, ऑफ कोर्स वन ऑन द एडवाइस ऑफ कोतवाल ऑफ दिल्ली, अला उल मुल्क। जो कोतवाल था दिल्ली का उसका नाम था अला उल मुल्क। He gave up this idea but decided to bring the whole of India under his sway. और अलाउद्दीन पूरे वर्ल्ड को जीतना चाहता था, लेकिन जो कोतवाल था दिल्ली का अला उल मुल्क, उसके कहने पर उसने अपना ये विचार त्याग दिया, लेकिन पूरे इंडिया को अपने अंडर लेकर आया, अपनी पावर के अंडर लेकर आया, है ना।
एंड डिज़ायर फॉर फाउंडिंग अ न्यू रिलीजन, और वो एक नया रिलीजन भी चलाना चाहता था, ठीक है। लेकिन he wanted to invent a new religion, but again on the advice of Qazi Alaul Mulk, who was also the Kotwal of Delhi, he gave up this idea. Nevertheless, he decided to work independently in the matters of religion and freed himself from the religious scholars ulemas. और वो एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन फिर दोबारा से अलाउल मुल्क ने मना कर दिया, उसको एडवाइस दी कि ऐसा मत करो, तो उसने अपना जो विचार था वो त्याग दिया। लेकिन फिर भी उसने अपने जो मैटर्स थे, उसके जो पॉलिटिकल मैटर्स थे, उनको अपने आप लिया, उसके जो रिलीजियस मैटर थे उनको भी उसने अपने आप ही डिसाइड किया, और उसमें कोई भी उलेमा का इंटरफेयर उसने बर्दाश्त नहीं किया, ठीक है। वंस ही सेड दैट आई वांट टू डू व्हाट आई थिंक इज़ गुड फॉर पब्लिक, नॉट इट्स डजंट मैटर इट इज़ अकॉर्डिंग टू इस्लाम शरीयत और नॉट, यानी कि मैं वही करना चाहता हूँ जो जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो, है ना, जो मेरी जनता के लिए अच्छा है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो शरीयत के अनुसार है या नहीं है। एक बार अलाउद्दीन ने कहा था कि मैं पढ़ा हुआ लिखा नहीं हूँ, मुझे नमाज़ पढ़ना नहीं आता और मैं रोज़े भी नहीं रखता हूँ, लेकिन मैं फिर भी सच्चा मुसलमान हूँ, ठीक है। ऑटोक्रेटिक रूल, द कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टी ऑफ सेवरल नोबल्स, ही एस्टैब्लिश्ड एन एफिशिएंट स्पाई सिस्टम टू कीप हिमसेल्फ वेल इन्फॉर्म्ड टू द अफेयर ऑफ द स्टेट। और उसने सारे जो नॉवेल्स थे उनकी क्या की, प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केटेड कर दी, उन पर अपना कब्जा कर लिया, ख़त्म कर दी उनकी प्रॉपर्टी, और एक अच्छा एफिशिएंट स्पाई सिस्टम उसने बनाया जिससे कि जो उसकी पूरे साम्राज्य की जो खबरें हैं उसको वो मिलती रहें, पूरे टाइम टू टाइम मिलती रहें कि कौन क्या कर रहा है, कहीं कोई उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी तो नहीं कर रहा है, कोई रिवॉल्व तो करने के चक्कर में नहीं है। तो इसलिए पूरा उसका जो स्पाई सिस्टम था बहुत ज़्यादा एफिशिएंट था, तुरंत उसको खबर मिल जाती थी। पब्लिक वेलफेयर, हालांकि वो जो राजा था पूरी सुप्रीम पावर का मालिक था, ठीक है, पूरी पावर का मालिक था, लेकिन फिर भी उसने जो कार्य किए वो अपनी पब्लिक के वेलफेयर के लिए किए, उसके आराम के लिए कर किए। दो अलाउद्दीन बिलीव्ड इन एज्यूमिंग ऑल पावर्स इन अकॉर्डेंस विथ हिज थ्योरी ऑफ किनशिप, येट ही वॉज नॉट averse to public welfare. In his despotism there was no lack of concern for public welfare. यहाँ तक कि जो राजा था वो अपनी किनशिप थ्योरी को मतलब कैसे पूरी पावर से बनाना चाहता था कि मतलब राजा ही भगवान है, राजा खुदा है, राजा ही सब पावर का है, मालिक है, उस पर किसी भी लॉ का बाउंड नहीं है, किसी की एडवाइस सुनने के लिए मतलब वो मजबूर नहीं है। लेकिन फिर भी उसने जो अपनी पब्लिक थी उसका बहुत ज़्यादा वेलफेयर, उसके लिए वेलफेयर के बहुत सारे पॉलिसी चलाई, सुधार किए, और पब्लिक वेलफेयर का पूरा उसने ध्यान रखा। Once he said to Qazi Muqisuddin that he will decide according to public welfare. It doesn't matter is it according to शरीयत और not, है ना। जैसा मैंने अभी बताया कि मुगुसुद्दीन से उसने एक बार कहा था कि वो जो है अपना पब्लिक वेलफेयर के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन जो है वो लेगा, चाहे वो शरीयत के अकॉर्डिंग हो या ना हो। तो वो पूरा मतलब पब्लिक की वेलफेयर सोचने वाला राजा था। एक तरफ तो वो निरंकुश राजा था, दूसरी तरफ वो समाज की अपनी पब्लिक का वेलफेयर करने वाला भी था। Now we will study about his last days. During the last year of his life, Alauddin suffered from the illness and became very distrustful of his officer. He started to concentrating all the power in the hands of family and his slave Malik Kafur. He became infatuated with his slave General Malik Kafur, who became to be de facto ruler of the Sultanate after being promoted to the rank of Viceroy Naim. और जब लास्ट डेज थे अलाउद्दीन बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, वो बीमार रहने लगा, उसका और जितने भी ऑफिसर थे उनसे उसका ट्रस्ट उठ गया, किसी पे विश्वास नहीं करता था, ठीक है। और जो सारी पावर थी उसने अपनी फैमिली की अपने स्लेव्स जो मलिक काफूर था उसको दे दी, और जो उसका स्लेव था मलिक काफूर वो बहुत ज़्यादा एक तरह से रूलर बन गया पूरा सारा। अलाउद्दीन के अंतिम दिनों में जो मलिक काफूर था वही उसकी पूरी पावर को कंट्रोल किए हुए था, ठीक है। सारे रूल्स, सारे जितने भी नियम थे, रूल्स थे, सबका जो करता धरता था वो मलिक काफूर था, सारे निर्णय मलिक काफूर ही लिया करता था। अलाउद्दीन डाइड on 4th January 1316. Barni claimed that according to some people, Kafur murdered him. और जो अलाउद्दीन था वो 4 जनवरी 1316 में मर गया, और बर्नी कहता है कि कुछ लोगों के अनुसार जो काफूर था उसने उनको
अलाउद्दीन को मार दिया था। Towards the end of night, Kafur brought the body of Alauddin from the Siri place and had it buried in Alauddin mausoleum, which had already been built before Alauddin death. और उसके बाद जो सीरी पैलेस था वहाँ से काफूर अलाउद्दीन की बॉडी को लेकर आया और मैसोलियम था जो अलाउद्दीन का, उसमें उसको वेरिड कर दिया गया, दबा दिया गया, दफन कर दिया गया, जो कि अलाउद्दीन की डेथ से पहले ही बन चुका था। The next day Kafur appointed Alauddin's young son शिहाबुद्दीन एज अ पपेट मोनार्क, और अगले दिन ही काफूर ने जो अलाउद्दीन का बेटा था शिहाबुद्दीन, जो उसकी हिंदू पत्नी जात्यापाली से उत्पन्न हुआ था, उसको एक पपेट मोनार्क के रूप में बैठा दिया। लेकिन कुछ ही समय बाद काफूर वॉज किल्ड शॉर्टली आफ्टर एंड अलाउद्दीन्स एल्डर सन मुबारक खान सीज द पावर, और उसके बाद अलाउद्दीन जो काफूर था वो मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया, और उसके बाद जो अलाउद्दीन का बड़ा बेटा था मुबारक खान, उसने पावर पर अपना कंट्रोल कर दिया, ठीक है, और वो राजा बन गया। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, टू whom Alauddin said that he will decide according to public welfare. It doesn't matter it is according to Shariat or not. You can answer in comment box, and I think that's all for today.